तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कुछ जे एग्जामिनेशन की बुक जो कि एसएससी जेई, यूपीएम जेई और सेंट्रल जेई, आरआरबी जेई, यूपी जेई, यूपीएसएससी, ट्रिपल एससी जेई, यूके जेई, जितने भी जेई की फॉर्म निकलते हैं हम सबकी प्रिपरेशन इस दो बुक है, इसका वॉल्यूम 1 है एंड वॉल्यूम 2 है। तो दोनों बुक से हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज वॉल्यूम 1 से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। हम लोग स्टेप बाय स्टेप एंड सिलेबस बाय सिलेबस पढ़ेंगे आगे। और जैसे देख लीजिए इसमें कंटेंट दिए गए हैं, जिसमें इसका इंट्रोडक्शन है एंड फिर उसके बाद में इसके लेसन स्टार्ट हो गए। फोर्स एनालिसिस, मोमेंट, कपल, जनरल कंडीशन एंड एक्वेरियम, फ्रैक्शन मैकेनिक्स, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, बीम्स एंड ट्रेसेस, और फिर उसके बाद है थिन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल सेल्स, उसके बाद है डायनेमिक्स। इसमें इतने ही लेसन पढ़ने मिलेंगे। सबसे पहले चलिए स्टार्ट होता है हमारा मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में सबसे पहले हम लोग को सबसे पहले जो पढ़ा जाता है वो क्या होता है, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। अब देखिए इसमें स्केलर और वेक्टर जो हमारी क्वांटिटी होती है उसको पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग जानते हैं कि अदिश राशियाँ कौन सी होती है, जिन राशियों की पूर्ण जानकारी केवल उनके परिमाण द्वारा ही होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि मान लो कि इसका क्षेत्रफल कितना है, इसकी दूरी कितनी कितनी दूरी यहाँ से चल के गया, उसकी चाल कितनी है, खाली हमें इसमें क्या उसका मेजरमेंट में बताना है, परिमाण बताना है। उसके बाद में आती है सदिश राशियाँ। जिन राशियों की पूर्ण जानकारी के लिए परिमाण एवं दिशा को बताना आवश्यक हो उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं, जिसे विस्थापन, त्वरण, बल, है ना। तो क्या होता है कि जिसमें हमें उसके साथ में उसकी दिशा बतानी। मान लो कि मैं यहाँ से अपने गांव गया, तो यहाँ से मेरे गांव की दूरी है 100 किलोमीटर। तो इसमें मैंने क्या बताया, सिर्फ परिमाण बताया, है ना। तो मुझे क्या बताना है, परिमाण के साथ साथ ये बताना है कि मुझे किस दिशा में जाना है। ठीक है, जब दिशा और परिमाण दोनों की बात होती है वो हमारी सदिश राशि होती है, और जिसमें सिर्फ हमारे परिमाण की बात होती है वो हमारी अदिश राशि होती है। ठीक है, उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा निम्न के बराबर है। तो हमें बताना है कि 1 किलोवाट घंटा कितना होता है। तो हमें सिंपल एक फॉर्मूला पता हुआ है, 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू होता है 3600 किलो जूल। ठीक है, और कार्य का मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल है, तो हम लोग को पता ही होगा। ठीक है, चलो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1 किलोग्राम बल के बराबर 1 किलोग्राम 9.8 न्यूटन होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय एसआई प्रणाली में स्थापित कैसे, एसआई प्रणाली में जो हमारी यूनिट्स होती हैं वो कैसे लिखी जाती हैं या कैसे होती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। देखिए इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियाँ एसआई 1980 वर्ष में स्थापित की गई थी। 1980 के दशक में जो है उसको फिक्स किया गया था। ये क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 7 मूल राशियाँ हैं और 2 पूरक राशियाँ हैं, जो हमारा रेडियन और स्टेरेडियन होता है जिसकी यूनिट। आप लोग बताइएगा कि रेडियन स्टेरेडियन किसकी वो होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद में 7 मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं। एक हमारी लंबाई है, लंबाई का होता है मीटर, ये मैंने ही किया था कि इसको सब मिला दिया था पढ़ने के टाइम। तो उसके बाद में लंबाई की जो यूनिट होती है वो है मीटर, द्रव्यमान की यूनिट होती है किलोग्राम, समय की यूनिट होती है सेकंड, एंड ताप की यूनिट होती है केल्विन, विद्युत धारा की एम्पियर, ज्योति तीव्रता की कैंडला, पदार्थ की मात्रा मूल। ठीक है, फिर उसके बाद में पूरक राशियों में समतल कोण व घन कोण आते हैं, जिनका मात्रक क्रमशः रेडियन व स्टेरेडियन है। ठीक है, उसके बाद में चलिए नेक्स्ट कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं अच्छा सा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे क्या है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा की इकाई, क्या यूनिट लिखनी है हमें ऊर्जा की, एनर्जी की। चलो फिर ऊर्जा क्या होता है, एनर्जी क्या होती है। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता रहती है, जिसे किसी भी वस्तु में अगर कार्य करने की क्षमता है तो उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जैसे हम हमारे अंदर ही अगर हमारे अंदर किसी काम को करने के हमें बहुत थकान लग रही है, हम किसी काम को नहीं कर पाते, हम क्या कहते हैं कि हमारी एनर्जी डाउन हो गई है, मतलब एनर्जी हमारे अंदर नहीं बची है। तो उसके लिए हम लोग कुछ खाते हैं, कुछ ढूंढते हैं खाने पीने के लिए जो हमको क्या दे सके, एनर्जी दे सके, जिससे कि हमें लगे कि हाँ हम अब ये काम कर सकते हैं, हम कोई भी काम अब कर सकते हैं। जैसे उदाहरण में एग्जाम्पल भी दिया गया हुआ है, गिरता हुआ हथौड़ा, हथौड़ा जब गिरता है तो उसके अंदर भी एनर्जी होती है, इधर गिर जाता है वो। चलती हुई बंदूक की गोली, है ना, किसी बंदूक की गोली को चलाने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसको चलते रहने के लिए भी। ठीक है, उसके बाद में उच्च दाब पर अथवा तेज बहती हुई वायु, तेज गति से बहते झरने का जल। ठीक है, इसी टाइप के कुछ एग्जाम्पल है। उसके बाद में आ जाता है कि वैद्युत सेल आदि ऐसी वस्तुएं जो कार्य कर सकती हैं, अर्थात वस्तुओं पर लगा बल लगाकर उनका विस्थापन कर सकती हैं, उनमें ऊर्जा होती है। स्पष्ट है कि ऊर्जा का वह मात्रक वही होगा जो कार्य का मात्रक है। ठीक है, ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक यूनिट सेम होती है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है तो कार्य का मात्रक क्या हुआ, जूल। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक इज इक्वल टू कार्य का मात्रक। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, कार्य का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ये हम लोग को पता है। ठीक है, एफ इंटू डी होता है। फिर उसकी यूनिट हम लोग लिखेंगे, बल की यूनिट लिखेंगे न्यूटन मीटर होती है, और वर्क की तो हमको पता है जूल होती है। तो हमारे ऊर्जा की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल। क्लियर है ना। चलो बाकी पढ़ते हैं।
ये देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दूरी की इकाई नहीं है। ठीक है, इसमें दूरी की इकाई कौन कौन सी दी गई, प्रकाश वर्ष दिया गया, माइक्रोन दिया गया, मिलीमीटर दिया गया, मील का पत्थर, नहीं ये नहीं होगा आंसर जो पढ़ते हैं इसका, मील का पत्थर दूरी की इकाई नहीं है ना, कभी सुना ही नहीं हमने, ना हमने कभी पढ़ा है, तुम कैसे मान लें। ठीक है, फिर जबकि प्रकाश वर्ष, माइक्रोन तथा मिलीमीटर दूरी मापने की इकाई है, हाँ वो तो हमें पता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक होती है। ठीक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक होती है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। देखिए ये भी एमपी सब इंजीनियर में आया था 2015 को। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, तथा एक पार्सेक इज इक्वल टू होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, आप लोग प्रकाश वर्ष को सबसे ज़्यादा मानते हो कि सबसे बड़ी जो इकाई होती है, यूनिट होती है, क्या होती है, प्रकाश वर्ष। लेकिन प्रकाश वर्ष से भी ज़्यादा बड़ी यूनिट होती है हमारी पार्सेक। जो पार्सेक क्या होती है, एक पार्सेक इज इक्वल टू होती है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, और उसमें क्या होता है, इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू होता है 10⁻- मीटर। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, ये मैंने कई बार बताया है, होता है। चलिए ये लोग हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि हमारे पूर्व आरआरबी जेई सहायक लोको पायलट एवं टेक्नीशियन की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि चाल कैसी राशि है। चाल हमारी अदिश राशि है। किसी पिंड के विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, किसी पिंड में विस्थापन की परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण हमारा मंदन कहलाता है। यदि किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण को 2 गुना कर दिया जाए तो भार होगा, क्या होगा, 2 गुना। यदि किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण जो हमारा ग्रेविटेशनल होता है 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा, वो उसके वेट का 2% हो जाएगा, मतलब 2x हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, पिंड का वेग क्या होगा जब वह h ऊंचाई से नीचे गिर रहा हो, क्या होगा, रो √2hg। आना तल पर सरक रहे पिंड का त्वरण कितना होता है, g sin थीटा। गतिमान पिंड के द्रव्यमान तथा बल में संबंध व्यक्त करता है, न्यूटन का द्वितीय नियम। ठीक है, फिर उसके बाद में कुछ और भी हैं। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है, तो बताए P इज इक्वल टू एम इंटू ए इज इक्वल टू 0 भी होता है अगर इसको हम करना चाहें तो। ठीक है, जब कोई पिंड गुरुत्वीय त्वरण के कारण स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसका भार होता है 0, मतलब 0 होता है। जब किसी कोई पिंड, जैसे कोई पिंड गुरुत्वीय त्वरण बल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण स्वतंत्र रूप से, जब स्वतंत्र रूप से गिर रहा है तो जाहिर सी बात है जब उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। स्वतंत्र का मतलब क्या है कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। स्वतंत्र का मतलब क्या है कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो जब उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो सीधी सी बात है उसका भार क्या होगा, 0 होगा, कुछ नहीं होगा। किसी उत्तोलक में यांत्रिक लाभ एक जैसा ज़्यादा, किसी उत्तोलक में यांत्रिक लाभ एक ज़्यादा होता है, मतलब नहीं समझ में आया ना, ये क्वेश्चन मुझे भी थोड़ा समझ में नहीं आया, इसको मैं बाद में पढ़ूंगा आपके साथ। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण। उत्तोलक हमारा आता है, ये हमारे मैकेनिकल के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। अगर आप डिप्लोमा करेंगे तो डिप्लोमा में मिलेगा, और आप अगर बीटेक करते हैं मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से तो उसमें मिलेगा आपको कि जो उत्तोलक होता है वो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के मैकेनिक्स की बुक में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, मिलेगा पढ़ने के लिए कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण क्या होता है, तराजू होता है। ठीक है, चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है, देखिए इस टाइप के जो पकड़ने वाली चीज़ें या औजार टाइप के होते हैं उनको उत्तोलक में तोला जाता है। तो ये किस श्रेणी में आते हैं, इनकी एक सीरीज़ होती है, उस सीरीज़ में बताना रहता है किस श्रेणी में है किस श्रेणी में नहीं, कभी कभी तो बनाना ही पड़ता है हमको। ठीक है, तो क्या है कि फिर हमें श्रेणी पूछ लेगा तृतीय श्रेणी में कौन से उत्तोलक आते हैं तो हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण दीजिए, तो हमें कभी सीरीज पूछ लेगा कि इस सीरीज में कौन सी चीज़ होगी, तो उसमें क्या होगा, तृतीय श्रेणी में उत्तोलक का उदाहरण क्या होगा, हमारा सरौता होगा। ठीक है, फिर उस प्रकार से हम आ जाएंगे हमारे कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड, और कोणीय त्वरण का मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड। वैसे देखिए हमारा कोण का जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। अगर हम वेग की बात, अगर वेग ऐड कर देंगे उसमें कोणीय वेग हो जाएगा अगर, तो उसके अपॉन में हम वेग की यूनिट के साथ में ऐड करके लिखते हैं, इसलिए पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। उसी के साथ में आज का लेसन कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे बल विश्लेषण यानी फोर्स एनालिसिस। इसमें भी आपकी जो यूनिट्स की है वेक्टर यूनिट्स और इसके लिए क्वांटिटी, इन्हीं का यूज़ होने वाला है। ठीक है।